नमस्कार विद्यार्थियों, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज कलर, रंग। रंग के बिना आपका जीवन कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। हम कपड़े, अगर हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की बात करें तो हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ों में यदि हम नेचुरली कपड़े बनाएं या हम आर्टिफिशियल तरीके से भी कपड़े बनाएं, वे किसी भी तरीके से यदि हम कपड़े बनाएं तो कपड़ों का बेसिक कलर क्या होता है? ऑफ वाइट, वाइट, क्रीम, ये कलर्स होते हैं। क्या ये हमारी ज़िंदगी में चलते रहेंगे? और अगर सभी जने यही कलर, 3-4 कलर्स जो होते हैं बेसिक कलर, वो पहने रहेंगे तो किस तरीके से दिखाई देंगे? बहुत आप विचार करके देखिए। अगर आप विचार भी करेंगे तो आपको बड़ा ही अटपटा सा लगेगा। तो कलर हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आते हैं। कलर से हमारे जीवन में जीवंतता महसूस होती है। इसलिए कलर, कपड़े को हम करते हैं, कपड़े को हम विभिन्न तरीके से कलर करते हैं। कलर करने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। एक तो जब रेशा होता है तब कलर कर दिया जाता है, एक धागा होता है तब कलर कर दिया जाता है, और एक जो कपड़ा होता है तब कलर कर दिया जाता है। 3 अलग अलग तरीके से कलर करते हैं। परंतु कलर के कौन से करेंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो कलर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। आप देखें यहाँ पे एक होता है प्राकृतिक रंग और एक होता है कृत्रिम रंग। जैसे कि नाम से ही इंडिकेटेड, प्राकृतिक रंग का मतलब होता है जो प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा, है ना, प्रकृति के द्वारा जो हमें नेचुरल वे में जो कलर्स अवेलेबल होते हैं, हम उससे कलर कपड़ों को कलर करते हैं, तो वो होते हैं प्राकृतिक रंग। और किसी आर्टिफिशियल मेथड से, केमिकल्स के मेथड से यदि हम कपड़े को कलर करते हैं तो वो होते हैं कृत्रिम रंग। आपको बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। 2 टाइप के कलर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल कलर्स और एक होता है आर्टिफिशियल कलर्स। नेचुरल कलर्स एज ए नेम इंडिकेट्स कि हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, और प्राकृतिक आर्टिफिशियल कलर्स जो कि मानव निर्मित होते हैं, जो कि हमें केमिकल्स के द्वारा मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों की बात करें हम, प्राकृतिक रंगों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये जो विभक्त किया गया है, ये इनके कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत क्या है, इसके हिसाब से विभक्त किया गया है। प्राकृतिक रंगों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है वानस्पतिक स्रोत, एक है प्राणिज स्रोत और एक है खनिज स्रोत। नाम से बिल्कुल क्लियर है। मेरे ख्याल से इस लेवल पे आके आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वनस्पति से जो मिलते हैं कलर, उसको हम बोलते हैं वानस्पतिक स्रोत। प्राणिज से जो मिलते हैं हमें, वो बोलते हैं प्राणिज स्रोत। और खनिज से जो हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं खनिज स्रोत। वानस्पतिक स्रोत के वनस्पति के किस भाग से, तने से, जड़ से, फूल से, फल से, किस भाग से कौन सा कलर हमें मिलता है, उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति में जो छाल होती है, छाल मतलब तना के ऊपर का जो मोटा पार्ट होता है, उससे हमें कौन सा कलर मिलता है? कत्था कलर। मेरे ख्याल से कत्था कलर आप लोग समझते हैं। कत्था कलर मिलता है। मेहंदी की जो झाड़ होती है, उसकी जो मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के पश्चात उनको सुखा दिया जाता है। सुखाने के पश्चात उसको बिल्कुल बारीक पीस दिया जाता है और फिर उनको उबाला जाता है। उबालने के पश्चात कपड़े को उसके अंदर डिप करके 15 से 20 मिनट तक कपड़े सहित उसको उबाला जाता है, तो हमें मेहंदी कलर मिलता है। तो जो मेहंदी कलर हमें मिलता है नेचुरल कलर से, वह पत्तियों के द्वारा मिलता है। नो डाउट जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें मेहनत करनी बहुत पड़ती है, क्योंकि नेचुरल तरीके से अवेलेबल होते हैं, स्रोत कम होते हैं, लिमिटेड स्रोत होते हैं। आर्टिफिशियल स्रोत को आप बढ़ा घटा सकते हैं, परंतु जो नेचुरल स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बहुत लिमिटेड हमारे होते हैं। तो ये जो मेहनत भी उसमें बहुत लगती है, परंतु उसका जो कलर इफेक्ट आता है वो जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं उससे टोटली अलग आता है। जब हम हल्दी की बात करते हैं, हल्दी का कलर ऐसा होता है जो कि हमें हल्दी के तने से मिलता है। और यह कलर सेम जो प्रोसेस हमने अभी आपको मेहंदी की पत्तियों में बताया था, सेम प्रोसेस हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। हल्दी को हम कूटते हैं, सुखाते हैं, उबालते हैं, और उसके अंदर हम पानी उबालते हैं। और पानी उबालने के बाद हम कलर को उसके अंदर डिप करते हैं और फिर उसको उकेला जाता है, उसको उबाला जाता है। उबालने के पश्चात फिर उसको धूप में सुखाया जाता है कपड़े को, और हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है? हल्दी कलर प्राप्त होता है। जब हम फूल की बात करते हैं तो विभिन्न तरह के फूल होते हैं, ठीक है। टेसू का फूल होता है,
पलाश का फूल होता है, केसर का फूल होता है। इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में सेम प्रोसेस, इन्हें सुखा दिया जाता है। सुखाने के पश्चात इन्हें अच्छी तरह से मसल दिया जाता है। मसलने से जो बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियां हो जाती हैं, फिर उनको पानी में उबाला जाता है, छान के फिर उसको कपड़े को, क्योंकि जो कलर होता है चाहे वो टेसू के फूल का हो, चाहे केसर के फूल का हो और चाहे पलाश के फूल का हो, कलर निकल के आ जाता है। फिर हम कपड़े को उसके अंदर डिप करते हैं, उबालते हैं और हमें विभिन्न तरह के कलर प्राप्त हो जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि ये जो पलाश का और जो टेसू का फूल होता है, इससे होली के कलर भी बनाए जाते हैं। फल की बात करें हम, फल में जामुन का फल, अखरोट का फल या अनार का फल, ठीक है, जामुन, अखरोट या अनार का फल जो होता है वह इसके अंदर उससे हम कलर बनाते हैं, उससे हम कलर कपड़े को रंग सकते हैं। सेम मेथड आप देखेंगे कभी, या आपने नोट किया होगा कभी, जैसे जामुन का अगर रस गिर जाए या जामुन का कपड़े पे निशान पड़ जाता है, तो जामुन का निशान कपड़े पे से कभी भी नहीं हटता है, वो कलर उसके अंदर समाहित हो जाता है। ठीक है, वो कलर उसके अंदर क्यों समाहित हो जाता है? वह कलर उसके अंदर समाहित हो जाता है क्योंकि जामुन का कलर बहुत पक्का होता है। ठीक है, नेचुरल डाइज होते हैं जो हमें वनस्पति से मिलते हैं, वो कलर उनका पक्का होता है, कलर उनका सबसे अलग होता है। और क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन पावर लगती है, मैन पावर लगती है, इस कारण से ये थोड़े बहुत आर्टिफिशियल कलर से थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। ये होते हैं हमारे वनस्पतिक प्राकृतिक रंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणिज रंगों की। प्राणिज रंगों में पहले इसको यूज़ किया जाता था, आजकल इसको बिल्कुल तरीके से बैन किया जाता है, परंतु आपको चूंकि हम नॉलेज दे रहे हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल, मैं पुनः बोल देती हूँ, इसका इस्तेमाल वर्जित है। वो इसलिए वर्जित है क्योंकि इसके अंदर प्राणियों की जान ली जाती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो केवल अपने ज्ञानवर्धन के लिए आपको बता दें कि भूमध्य सागर में एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है। उस मछली को पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है पानी से बाहर निकालने के बाद में उसको उबाला जाता है और सेम प्रोसेस जैसे हमने वनस्पति का प्रोसेस पढ़ा था उस तरीके से कपड़े को कलर कर दिया जाता है। विभिन्न तरह के कीट अवेलेबल होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु कीट मकोड़े अवेलेबल होते हैं, उनके द्वारा भी कलर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैक्टस कलर का होता है, कैक्टस कीड़ा होता है जिससे सिंदूरी लाल और नारंगी कलर का निर्माण होता है। मैं आपको पुनः बता देती हूँ, रिपीट कर देते हैं हम इस बात को कि आजकल इसका उपयोग वर्जित हो चुका है क्योंकि प्राणियों को मारना वर्जित है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं लौह रंग की, खनिज रंग की। खनिज से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम कौन सा बोलते हैं? खनिज रंग बोलते हैं। यह बनता है लौह चूर्ण से, यह बनता है क्रोम हरा से, यह क्रोम पीला, क्रोम नारंगी और प्रशन ब्लू इससे का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम रंग की। कृत्रिम रंग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये उसकी प्रकृति के हिसाब से बांटा गया है। पहला है अम्लीय रंग, दूसरा है क्षारीय रंग और तीसरा है उदासीन रंग। कार्बन, सोडियम, कार्बन, कैल्शियम के लवण को हम अम्लीय लवण में कहते हैं। क्षारीय लवण में कार्बन के नमक आते हैं। और उदासीन रंग की बात करें हम तो प्रत्यक्ष, विकसित रंग, गंधक रंग और वैट रंग के बारे में, इसके बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं कि खनिज लवण के बारे में और ये जो कृत्रिम रंग है इनके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था खनिज रंग के बारे में। खनिज रंग एक तरीके के प्राकृतिक रंग होते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस लेड क्रोमेट को मिला के हम पीला रंग का निर्माण करते हैं। बच्चों ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस लेड क्रोमेट से मिलके बनता है पीला रंग। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से को यदि हम गला दें और गला के फिर कपड़े को उसके अंदर डिप करें तो हमें मिलता है प्रशन ब्लू कलर। लोह सल्फेट और कैडमियम सल्फेट से मिलकर बनता है हमें खाकी रंग। ये जो कलर्स हमने बताए हैं, पीला, प्रशन ब्लू और खाकी रंग, इनमें जो कलर कॉम्बिनेशन इनके द्वारा जो बनते हैं इनमें कुछ चेंजेस करके हम डार्क और लाइट कलर्स का निर्माण कर सकते हैं। लेड क्रोमेट
कुछ कम मात्रा में डालेंगे तो हल्का पीला कलर बनेगा, लेड क्रोमेट कुछ ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो गहरा पीला कलर बनेगा। इसी तरह पोटेशियम फेरसाइनाइड को यदि हम गला के रखेंगे, उसमें ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो डार्क पर्शियन ब्लू बनेगा, और नहीं तो फिर लाइट कलर का निर्माण हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे खनिज रंग। अब हम देखते हैं केमिकल रंग्स के बारे में। हमने देखा कि हम कपड़ों को प्राकृतिक रंग और केमिकल्स के रंगों के द्वारा रंग सकते हैं। जो प्राकृतिक रंग है उसके बारे में हमने देखा वीडियो में। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल के द्वारा कपड़े रंगे जाते हैं उसको किस तरीके से रंगे जाते हैं। जो केमिकल से कलरिंग की जाती है कपड़ों के ऊपर, उसमें मुख्यतः 3 तरह के यूज़ किए जाते हैं। एक होता है एसिडिक, एक होता है क्षारीय, और तीसरा होता है उदासीन। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे अम्लीय रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अम्लीय रंग जो होते हैं वो ऊनी, रेशमी, नायलॉन आदि के पर रंगे जाते हैं। आप देखें इसके अंदर हमने कपास का नाम यूज़ नहीं किया है। कपास और लिनन का वो इसलिए यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि जो कपास ये होते हैं एसिड्स होते हैं, और कपास में क्या होता है सेलुलोज होता है। क्योंकि कपास के अंदर जो सेलुलोज होता है वह एसिड जो होता है वो उसको ख़राब कर देता है। यानी जो कपास का जो कपड़ा होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, यदि हम उसे एसिड्स में डिबोते हैं कलरिंग के लिए तो उसके रेशे होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम इसके ऊपर एसिडिक कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे अच्छे ऊनी रेशों के ऊपर इसका कलर चढ़ता है, उसके बाद रेशम के रेशों के ऊपर इसका कलर चढ़ता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड अम्ल का उपयोग में लिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, अम्लीय रंग की विशेषताएं होती हैं कि जो अम्लीय रंग होते हैं वह पक्के होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी कपड़ों के अंदर ब्राइटनेस आ जाती है। ये धूप से प्रभावित होते हैं। धूप से प्रभावित होने का मतलब ये होता है कि अगर इनको बहुत देर तक धूप में सुखाया जाएगा या धूप में रखा जाएगा तो ये कलर अपने आप उड़ने का भय रहता है। ये धुलाई से अप्रभावित होते हैं। धुलाई से अप्रभावित होने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप कितनी बार भी धोएंगे कपड़े को, यह कपड़े से कलर नहीं निकलेगा। कपड़े का कलर बहुत ही पक्का होता है, इसलिए यह ऊन, रेशम और नायलॉन के रेशों को इससे रंगा जाता है। अब हम इसकी विधि देख लेते हैं किस तरीके से इसको रंगा जाता है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जिस भी कपड़े को आपको रंगना है उसे हम पानी में भिगो देते हैं। ठीक है, प्लेन पानी में, हमने कुछ भी नहीं करा। कपड़ा लिया, चूंकि कपड़ा सूखा हुआ था तो हमें उसको कलर डिप करना है प्लेन पानी में ताकि कपड़ा गीला हो जाए, और गीला होने के पश्चात हम उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पानी में, सादे पानी में कपड़े को गीला करा, 15-20 मिनट तक उसमें रखा। फिर हमने दूसरी तरफ प्रोसेस किया, वो गर्म पानी, अम्लीय रंग, जो भी अम्ल कलर लेना है, ठीक है, रेड, ब्लू, पिंक, जो भी आपको कलर लेना है वो कलर, प्लस सोडियम सल्फाइड, इन तीनों का मिश्रण तैयार किया। गर्म पानी में अम्लीय रंग और सोडियम सल्फाइड का मिश्रण तैयार किया। और ये सोडियम सल्फाइड इसलिए डाला जाता है कि आपस में कलर अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए, प्लस कपड़ा और कलर आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद कपड़े को लिया हमने, जो हमने सादे पानी में डुबो के रखा हुआ था, और हमने कपड़े को क्या किया, इस जो गर्म पानी था, उबलता पानी था, उस उबलते पानी में हमने उसको आधा घंटे तक, या जितना डार्क कलर हमको चाहिए उतना तक हमने उसको डुबोए रखा, डिप के रखा। 15 से 20 मिनट मिनिमम पानी में डुबो के रखना पड़ता है, और कम से कम उतना देर तक गर्म करना पड़ता है। उसके बाद कपड़े को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया। ये रेशम को नहीं डुबोते हैं, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोना होता है, पर हम रेशम को किससे डुबोते हैं, साइट्रिक अम्ल से में डुबोते हैं। साइट्रिक अम्ल में हम इसलिए डुबोते हैं ताकि जो रेशम का जो रेशा है वह नष्ट न हो। हमारा उद्देश्य क्या रहता है, कपड़ों में तो कलर चढ़ जाए परंतु रेशा किसी भी तरीके से नष्ट न हो, इसके लिए। बाकी ऊनी नायलॉन को तो हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड में घोलते हैं, और जो ये वाला होता है रेशम का वस्त्र, इसको हम साइट्रिक अम्ल में डुबो देते हैं ताकि एक्सेस में जितना भी कलर है वो, या सतह पे जो भी कलर है वो निकल जाए, जो रेशे के अंदर कलर बचा हुआ है वही रह जाए। और इसके बाद कपड़ों को सुखा दिया जाता है और कलर अपने आप उसके अंदर चढ़ जाता है। बहुत ही सिंपल विधि है, कुछ भी नहीं करना। कपड़े को डिप करा पानी में, फिर हमने गर्म पानी लिया, इसमें ऐसे जो भी अम्लीय रंग लगाना होता है वो रंग डाला, और हमने सोडियम सल्फाइड डाला।
और इसके बाद में हमने उसको तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके बाहर निकाल दिया और उस कपड़े को हमने सुखा दिया और हमारे पास रंगावा कपड़ा प्राप्त हो गया। ध्यान रखिए आप अपने घर पे इस प्रोसेस को ना अपनाएं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इससे आपके स्किन को भी नुकसान पहुंच सकता है। किसी की बड़े की सुपरविजन में या कोई बहुत अच्छा जानकार हो उसके सुपरविजन में ही यह कार्य करें। अब हम क्षारीय रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षारीय रंग जो होते हैं वह ऊन, रेशम, नायलॉन, जूट, पटसन आदि पे उपयोग में लिया जा सकते हैं। इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के क्षारीय रंगों का उपयोग किया जाता है। यह पक्के एवं चमकदार होते हैं। इसके अंदर कुछ कलर्स होते हैं जो ब्लू कलर्स की श्रेणी में आते हैं, वो थोड़े से कच्चे होते हैं, मतलब आपको थोड़ा टाइम धोने के बाद में उसका रंग उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुछ क्षारीय रंग कच्चे होते हैं और कुछ क्षारीय रंग पक्के होते हैं। धूप, धुलाई, पसीना और ब्लीच, रिपीट कर देते हैं हम इस बात को। धूप से, धुलाई से, पसीने से और ब्लीच से जो क्षारीय रंग होते हैं वह फीके पड़ते नजर आते हैं या कुछ समय बाद फीके हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षारीय रंग से कलर को कैसे कपड़े को कैसे रंगा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम करेंगे कि पानी को हल्का गर्म करेंगे और टैनिक अम्ल का तनु घोल लेंगे। ठीक है, पानी लिया, पानी को हल्का गर्म करा, उसके अंदर हमने टैनिक अम्ल का घोल लिया। टैनिक अम्ल के जो घोल लेते हैं उसको, वो जो टैनिक अम्ल होता है वह बंधक का काम करता है। बंधक यानी बांधने का काम करता है। बांधना किसको है? कलर को और कपड़े को। तो हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हल्का गर्म पानी लिया, टैनिक अम्ल का तनु घोल लिया और फिर हमने इसमें कपड़े को डिप करा, जिस कपड़े को हमें रंगना है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमने 15 से 20 मिनट का समय दिया। यानी जो टैनिक अम्ल जो है वो कपड़े के अंदर भी समाता गया, क्योंकि गर्म पानी था और हमने डुबोए रखा और हमने 15-20 मिनट तक डुबोए रखा कपड़े को। चूँकि डुबोने पे उसने क्या किया, थोड़ा बहुत टैनिक अम्ल जो रेशे हैं उसके जो छिद्र के अंदर चले गए और वह एक तरीके से बंधक का काम करते हैं। बंधक यानी रेशों को कपड़ों से बांधने का कार्य किसने किया? टैनिक अम्ल ने किया। अब हमने क्या किया, जो क्षारीय रंग होता है इसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखा, गर्म पानी में डाला। हमने कपड़ा नहीं डाला अभी तक। हमने क्या किया, क्षारीय रंग लिया, क्षारीय रंग को हमने गर्म पानी में उबाला और 15-20 मिनट तक उबालते गए। उससे जो कलर आ गया क्षारीय रंग का, ठीक है। अब हमने फर्स्ट स्टेप को और सेकंड स्टेप को मिक्स कर दिया, यानी ये वाला पानी और ये वाला पानी दोनों को मिक्स कर दिया। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट स्टेप में हमने पानी लिया था उसके अंदर कपड़ा था जिसको हमने रंगना था, ठीक है। तो हमने जो क्षारीय रंग जो हमने उबाला है, इस क्षारीय रंग का जो बकेट जिसमें भी उबाला गया है उसको हमने किसमें मिक्स कर दिया। हल्का गर्म पानी हो रहा था जिसके अंदर टैनिक अम्ल था और कपड़ा था, उसके अंदर हमने इसको डाल दिया। यानी फर्स्ट स्टेप को और हमने सेकंड स्टेप को मिक्स कर दिया। फिर हमने उस कलर को उबाला, ठीक है, कपड़ा उसमें था ही, हमने फिर उसको पानी को उबाला। तो जो टैनिक अम्ल ने बंधक का काम किया और जो क्षारीय रंग था वो कपड़े के ऊपर चढ़ गया, तो कपड़ा कलरफुल हो गया। अब हमने उस कपड़े को निकाल के तनु एसिटिक एसिड के घोल में डुबो दिया। तनु एसिटिक एसिड के घोल में डुबोने का कारण ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा रंग होता है जो निकलने के चांसेस होते हैं वो यहीं पे निकल जाए, उपभोक्ता के पास जाके कलर निकालने की शिकायत ना आए, इसलिए हमने इसको तनु एसिडिक अम्ल में डिप करा, 15-20 मिनट रखा, जितना एक्स्ट्रा कलर था निकाल दिया और फिर हमने उसको सुखा दिया कपड़े को। और हमने जब कपड़ा देखा तो हमें कलर कपड़ा जो हम कलर चाह रहे थे वो मिल गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि क्षारीय रंग से भी जिस तरीके से हमने भी देखा था अम्लीय रंग से कपड़े को रंगते हैं, उस तरीके से हमने क्षारीय रंग को भी उबाल के रंगा कपड़े को। और ऊनी रेशमी नायलॉन आदि कलर को हमने यूज़ किया। हमने अभी तक ये नहीं बताया कि सूती रेशे किस तरीके से रंगे जाते हैं। जो सूती रेशे होते हैं वो अम्ल पे भी क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है ना, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है, इसके कारण से जो अम्ल होता है वो भी इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो क्षारीय होता है उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो कॉटन के रेशे होते हैं उनको किससे रंगे? कॉटन के रेशों को रंगने के लिए हम उदासीन रंगों का उपयोग करते हैं। उदासीन रंग कौन से होते हैं या उदासीन विधि कौन सी होती है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट कलर्स की कैटेगरी आती है वह होती है उदासीन रंग। उदासीन रंगों की जब हम बात करते हैं तो हमने उन्हें विभिन्न कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। फर्स्ट है
अप्रत्यक्ष उदासीन रंग, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी है प्रत्यक्ष उदासीन रंग। प्रत्यक्ष उदासीन रंग सूती, लिनन, जूट, पटसन, रेयॉन आदि सभी रेशों पे आसानी से रंग जाते हैं। हम जब बात करते हैं आसानी से रंग जाते हैं, यानी या जो हम ये बोलते हैं रेशे जिनके ऊपर रंगे जाते हैं, ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके और ये विभिन्न तरह के रेशों के ऊपर इनको कलर को डिप करा गया और उसकी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया गया इन रेशों के ऊपर ये जो उदासीन कलर हैं, प्रत्यक्ष उदासीन कलर इन रेशों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, इसलिए हम इन रेशों को प्रत्यक्ष उदासीन रंगों से रंगते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि धुलाई की दृष्टि से जो कलर होते हैं ये बहुत ही कच्चे होते हैं, यानी कि अगर आपने इसको धुलाई करी इनके द्वारा तो 1 धुलाई, 2 धुलाई, 10 धुलाई के बाद रंग उड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसके पीछे कारण ये भी है कि प्रत्यक्ष उदासीन रंग जो होते हैं वह बहुत ही सस्ते अवेलेबल होते हैं। इसको जो रंग होता है ये उड़ने का जो डर रहता है, इससे बचने के लिए सोडा ऐश और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जो रंग इसमें से निकल के आते हैं वह चमकदार और चटक रंग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर उदासीन रंग की। सल्फर उदासीन रंग से सभी रेशों को रंग सकते हैं, ऊन और रेशम को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी रेशों को इसके द्वारा रंगा जा सकता है। यह होते बहुत कॉस्टली है, ठीक है, यह होते बहुत कॉस्टली है, परंतु इस पर धूप, पसीना, धुलाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पर जो चढ़े हुए जो रंग होते हैं यह रंग पक्के रंग होते हैं, परंतु इसकी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि ये जो होते हैं ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी इनको आप पानी में वैसे तो सभी चीज़ें घुलनशील होती है पर कुछ चीज़ें अघुलनशील होती है। तो ये जो सल्फर होता है, सल्फर रंग जो होता है यह पानी में अघुलनशील होता है, यानी में सल्फर को पानी के अंदर नहीं घोल सकते हैं। इसके लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकारकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह जो रंग होता है यह पानी में घुल जाता है और उसके बाद कपड़े इसके अंदर डिप करके और उबाल के उसके पर रंग चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, ये जो सल्फर रंग होते हैं ये थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, परंतु इसके ऊपर जो कलर चढ़े हुए होते हैं इसका रंग पक्का होता है, चटक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट रंग की। वेट रंग के ऊपर सूती, लिनन, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर के रंग जो रेशे होते हैं उनको रंग सकते हैं या जो कपड़े होते हैं उनको रंग सकते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी, आप या तो आप वीडियो बैक करके देखिए कि हम जब बात करते हैं रंगों के लिए तो जो केमिकल से रेशे प्राप्त हुए हैं हमें, चाहे नायलॉन हो, पॉलिस्टर हो, हम किसी भी एसिडिक में या क्षारीय में या उदासीन रंग किसी भी रंग में हम रंग सकते हैं, परंतु जो सूती रंग है वह हम केवल उदासीन रंगों में रंग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एसिड और जो बेस होता है, अम्ल और जो क्षार होता है, यह दोनों जो सूती, लिनन, जूट इस तरह के जो रेशे होते हैं या जो कपड़े होते हैं इनके ये सेलुलोज से बने होते हैं और यह सेलुलोज इनको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम इनको केवल उदासीन रंगों से ही रंगते हैं। बाकी आप पॉलिस्टर, नायलॉन चूंकि केमिकल से बने होते हैं इसलिए केमिकल रिएक्शन करके आप इनके ऊपर कलर चढ़ा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे वेट रंग की। वेट रंग सूती, लिनन, रेयॉन, नायलॉन, जूट आदि को रंग सकते हैं। इसके जो कलर होते हैं यह भी पक्के और चमकदार होते हैं। ये इनको भी, जैसे हमने बात करी थी सल्फर रंग की, सल्फर रंग पानी में अघुलनशील होता है, इसको रंगने के लिए या इसको घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिक्रमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से जो वेट रंग होते हैं, वेट रंगों को भी घोलने के लिए एक बंधकों की मदद से घोला जाता है और इन रंगों से, वेट रंग से उन कपड़ों का पे रंगा जाता है जो हम लगातार पहनते हैं, बहुत बार पहनने पड़ते हैं। डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं हम उनको, जैसे घरेलू उपयोग में जो कपड़े लाए जाते हैं उनको हम इस्तेमाल करना होता है तो उनको हम वेट रंग से रंगते हैं। इसलिए हम वेट रंग से रंगते हैं क्योंकि हमें बार बार धोने पड़ते हैं, हमें इसे बड़े ही रफ़ यूज़ में लेना पड़ता है। चूँकि हमें इसे बड़े ही रफ़ यूज़ में लेना पड़ता है और हमें बार बार धोने पड़ते हैं, हमें दूसरे कपड़ों के साथ भी धोने पड़ते हैं, तो हमें इसकी साफ़ सफाई में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम इनको वेट रंगों से रखते हैं, यानी लगातार उपयोग में आने वाले कपड़ों को हम वेट रंग से रंगते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं उदासीन रंगों के में विकसित रंगों की। विकसित रंग जो होते हैं वह सूती, लिनन, रेयॉन एवं कृत्रिम रेशों के ऊपर करे जाते हैं। वापस रिपीट कर देते हैं, सूती, लिनन, रेयॉन और रेशम के वस्त्रों के ऊपर रंगे जाते हैं। यह थोड़े बहुत महंगे रंग होते हैं। चूंकि ये रंग महंगे होंगे, इसके कारण से इसका जो रंग चढ़ावा कपड़े के ऊपर होगा वह पक्का रंग होगा। और इसको पक्का करने के लिए, कलर को पक्का करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इसमें अतिरिक्त परिसज्जा दी जाती है। अतिरिक्त परिसज्जा एवं कई बार प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण ही यह जो रंग होते हैं यह महंगे रंगों की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा उदासीन रंगों के अलावा हम एक कैटेगरी और देखते हैं, डेट इज डिस्पर्स रंग या फैलने वाले रंग। इससे भी हम कपड़ों पे कलर चढ़ा सकते हैं। इसमें एक्रेलिक, नायलॉन और पॉलिस्टर से के रेशों से या कपड़ों से हम रंगते हैं। इसमें रंगों के जो होते हैं वो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जो फैलने वाले रंग होते हैं, डिस्पर्स रंग होते हैं, यह जल में अघुलनशील होते हैं और इसमें रंग के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। इसमें फैलने की यानी कि कपड़े के अंदर डाला आपने तो कपड़े के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फैलने की अद्भुत क्षमता होती है और यह धूप, धुलाई, पसीना और ब्लीच से बिल्कुल ही अप्रभावित रहते हैं। इसी कारण से आजकल इन रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने ये देखा इस चैप्टर में कि रंग जो होते हैं, कपड़ों पे जो हम रंग रंगते हैं वो मुख्यतः कितने तरीके से रंगे जाते हैं? दो तरीके से, एक प्राकृतिक रूप से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। प्राकृतिक रूप से प्राणिज से, जो कि आजकल बैन है, वनस्पति से और खनिज से रंग रंगे जाते कपड़े हैं जो कि रंगे जाते हैं। और फिर हमने देखा कि रासायनिक विधि के विभिन्न मेथड्स को से हम कलर्स को रंग देते हैं। कपड़ों को कलर से रंगने से न केवल कपड़ों में विविधता आ जाती है अपितु आपका और हमारा दायरा जो होता है कपड़ों का खरीदने का वह भी बढ़ जाता है। हमें देखते हैं कि हमें एक ही कलर के विभिन्न शेड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, कपड़ा का एक ही कपड़ा होगा, उसके हम विभिन्न अलग अलग तरह के शेड्स दिखाई देंगे। स्पेशली जब आप मैचिंग कराने जाते हैं तो बहुत सारे शेड्स आपको दिखाई देंगे। वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कपड़े को कई बार ज़्यादा उबाल दिया जाता है, कपड़े को कई बार कम उबाल दिया जाता है, कपड़े को कई बार ज़्यादा कलर डाल दिया जाता है, कई बार कम कलर डाल दिया जाता है। इस तरीके से हमें विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगे हुए कपड़े मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और अब तो आप चाहें जिस भी कलर में उसमें रंग करने वाला आपको उस कलर के में कपड़े को रंग के आपको दे सकता है, जो कि हमारे जीवन में विविधताएं लाते हैं, जो हमारे जीवन में स्फूर्ति लेके आते हैं। और आपको जो कपड़ा जिस समय पहनना होता है उसके हिसाब से आप कपड़े को कलर करा सकते हैं।